नमस्कार, मैं हूं रणधीर और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुरुजी पे। हम लोग गांधी जी के बारे में पढ़ रहे थे। गांधी जी का पहला वीडियो अपलोड हो चुका है, उससे भी आप ज़रूर देखें, उसके बाद इसको देखें तभी समझ में आएगा। क्योंकि हम जो है यहाँ पे मतलब कि ईस्वी वाइज ईस्वी प्रत्येक हर एक वर्ष जो उनके साथ क्या घटनाएँ घटी, किस तरीके से जो मोहनदास से वो महात्मा बनते हैं और गांधी जी का अफ्रीका में क्या योगदान रहा, भारत में क्या योगदान रहा, इस सब बातों पे हमने चर्चा करेंगे। तो पहले वाले जो वीडियो है मैंने अफ्रीका में गांधी जी का क्या योगदान रहा था बेसिकली उसको बताया है। और इसमें हम देखेंगे गांधी युग। गांधी युग जो है वो आपका 1915 से लेकर 1948 तक जो पूरा एरा होता है उसको हम लोग कहते हैं गांधी युग, जो कि गांधी जी भारत में रहते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आते हैं, ठीक है। और इसी डेट को हम लोग प्रवासी दिवस के रूप में प्रत्येक 2 वर्ष पे मनाते हैं। तो हम देखेंगे मई 1915 से, ठीक है, मई 1915 से हम लोग गांधी जी के बारे में भारत में देखेंगे कि भारत में जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उसमें गांधी जी का क्या योगदान रहा था। चलिए शुरू करते हैं। बात है मई 1915 की। जब गांधी जी जो भारत लौटते हैं तो सबसे पहले जाते हैं साबरमती। वहाँ पे एक कोचराब नामक स्थान पे वो आश्रम की स्थापना करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आप कहीं से बन जाता है कि कोचराब नामक जो आश्रम है वो किसने उसकी स्थापना की थी? तो महात्मा गांधी जी ने की थी। कोचराब नामक स्थान पे इस आश्रम का स्थापना हुआ था, इस वजह से इसका नाम कोचराब था। लेकिन 1917 तक आते आते इस कोचराब से जो आश्रम है वो साबरमती नदी के किनारे शिफ्ट कर दिया जाता है। इस वजह से अब जो इसका वर्तमान में नाम जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है वो है साबरमती आश्रम। तो एग्ज़ाम में आपको साबरमती आश्रम देखने को मिलेगा, ना कि कोचराब आश्रम, ठीक है। तो पूछेगा साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी, ठीक है। अब 4 फरवरी 1916 की बात है। गांधी जी ने पहली बार भाषण दिया। पहली बार भाषण कहाँ दिया? BHU में दिया। BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, जिसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। और उसका उद्घाटन लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, जो उस समय के भारत में गवर्नर जनरल थे, उनके हाथों द्वारा ये उद्घाटन कराया गया था। और उसी समय गांधी जी ने अपना पहला भाषण BHU में दिया था। BHU मतलब कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अब गांधी जी, जैसे कि आपको पता होगा कि सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में किया था, मैंने पहले वाले वीडियो में बता रखा है। लेकिन भारत में सबसे पहले गांधी जी सत्याग्रह का प्रयोग करते हैं चंपारण का सत्याग्रह में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार यहाँ से प्रश्न बना है कि गांधी जी भारत में सबसे पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कब करते हैं? तो चंपारण सत्याग्रह में करते हैं। ये चंपारण सत्याग्रह क्या था? चंपारण बिहार में एक जगह का नाम है। वहाँ पे किसानों को एक प्रॉब्लम आ रही थी। समस्या उनके साथ ये हो रही थी कि जो बगान था, जो ज़मीन था, जो ज़मीन जिनके अंडर में था उनको बगान मालिक कहा जाता था। तो बगान मालिकों द्वारा बगान मालिक ने किसानों द्वारा एक अनुबंध करा रखा था कि आपको जो है वो नील की खेती करनी है, इंडिगो की खेती करनी है। लेकिन 19वीं शताब्दी के आते आते तक यूरोप में जो है वो रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा नील का उत्पादन हो रहा था। तो जो खेती करके जो नील का उत्पादन किया जा रहा था उसकी मांग अब कम हो रही थी। और लेकिन जो अनुबंध कराया गया था उसके अनुसार जो किसान थे उनको जो है वो 3/20 हिस्से पे, ठीक है, 3/20 हिस्से पे नील की खेती करनी थी, जिसको हम 3 कठिया प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। यानी कि इतने हिस्से में नील की खेती करनी थी। लेकिन हो क्या रहा था कि नील की जो डिमांड है वो तो कम हो रही थी। तो किसान जाते हैं अपने बगान मालिकों के पास और कहते हैं कि हमें दूसरी फसल पैदा करने की अनुमति दी जाए, लेकिन वो इसके एवज में उनसे लगान, या हम कह सकते हैं कि उनसे कुछ रकम या कुछ पैसे मांगते हैं, जिसको हम घूस भी कह सकते हैं। तो इस समस्या को लेके जो किसान थे वो काफ़ी परेशान थे। तो उस समय के वहाँ के स्थानीय नेता राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पे गांधी जी और राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे, JP कृपलानी और बहुत सारे नेता चंपारण का दौरा करते हैं। वहाँ जाने के बाद गांधी जी इनकी समस्याओं को सुनते हैं और देखते हैं कि इनके साथ वाकई जो है वो अत्याचार हो रहा है। तो गांधी जी वहाँ पे सत्याग्रह का प्रयोग करते हैं सबसे पहली बार। और इस कारण जो है वो वहाँ की जो सरकारें थी, वो वहाँ की जो अंग्रेज़ की सरकार थी, या कह सकते हैं कि बगान जो मालिक थे, वो इनके सामने झुक जाते हैं और इनकी मांगों को पूरा करते हैं। और इनसे जो अवैध तरीके से पैसे लिए जाते हैं उसका 25% इनको वापस लौटा दिया जाता है। तो ये कह सकते हैं गांधी जी का भारत में ये सबसे पहला और सफल
आंदोलन रहा था। यह हालांकि ये छोटा रहा था, लेकिन शुरुआती तौर पे गांधी जी का जो सबसे पहला आंदोलन था वो चंपारण सत्याग्रह था, जो कि 1917 में हुआ था और ये सफल रहा था। चंपारण बिहार में है आपका, ठीक है। तो ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि चंपारण का है, तो बिहार में है। उसके बाद आते हैं उसके जस्ट 1 साल बाद, कब? 1918 में। अच्छा, एक पॉइंट आप यहाँ से और याद रख सकते हैं कि इस आंदोलन के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। तो गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, ठीक है। अब हम आते हैं 1 साल के बाद 1918 में। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, 1918 में यानी कि उसके 1 साल बाद गुजरात में भी कुछ मिल मजदूर थे। अहमदाबाद में मिल आंदोलन चलाया गया था। वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही थी? वहाँ के जो मिल मजदूर थे उनका कहना था कि उनका जो बोनस है वो 50% उनको मिला जाए, लेकिन जो मिल के जो मालिक थे वो कह रहे थे कि नहीं, हम आपको 20% ही देंगे। तो इस बात को लेके खींचातानी चल रही थी। तो गांधी जी को भी यहाँ पे निमंत्रण दिया जाता है और यहाँ पे गांधी जी जो है पहली बार भूख हड़ताल करते हैं। तो पूछता है एग्जाम में कि गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किस आंदोलन के दौरान किया था? तो आपको बताना है अहमदाबाद में जो मिल आंदोलन चल रहा था, मिल मजदूरों के द्वारा जो गांधी जी ने आंदोलन किया था, वहाँ पे गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किया था। और यहाँ पे जो है इस बात पे गांधी जी उनको मनवाने के लिए तैयार हो गए थे कि आप जो है वो 35% जो बोनस है वो इनको देंगे, ठीक है। मज़दूरों का कहना था कि हमको मिले 50% और मिल मालिकों को कहना था कि हम आपको देंगे 20%। तो गांधी जी ने 20 का हिस्सा निकाला और 35% जो है वो उनको इस बात पे सहमति बनी कि 35% आपको बोनस मिलेगा। तो यहाँ भी गांधी जी को पहली दूसरी सफलता यहाँ पे मिल जाती है। तो 1918 में भी गांधी जी को सफलता मिलती है। फिर 1918 में ही जो खेड़ा है, खेड़ा भी आपका गुजरात में पड़ता है, ठीक है। खेड़ा में भी कुछ प्रॉब्लम आ रही थी किसानों को लेके। तो वहाँ पे जो है ज़मीनों से उनसे जबरन लगान वसूले जा रहे थे अवैध तरीके से। तो यहाँ पे भी गांधी जी जाते हैं और यहाँ पे किसानों की बात सुनते हैं और फिर उनकी समस्याओं को सुनने के बाद वहाँ पे भी वो अपना जो उनका हथियार था सत्याग्रह, उसके माध्यम से किसानों को उनकी जो हक है उनको दिलाते हैं। और इस तरीके से गांधी जी ने शुरुआती दौर में 1917 का चंपारण, 1918 का अहमदाबाद मिल और 1918 में ही खेड़ा का जो सत्याग्रह था उस पर विजय प्राप्त करते हैं। और इस शुरुआती विजय थी गांधी जी की भारत में, क्योंकि भारत में गांधी जी 1915 में ही आए थे और उन्होंने 1917 से लेकर 18 तक में ही 3 आंदोलन उन्होंने छोटा ही पैमाने पर किया था, लेकिन कर दिया था और उन्हें जीत भी मिली थी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे 1919 की बात है। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट आप और याद रख सकते हैं कि गुजरात किसान सभा के अध्यक्ष बने थे उसी दौरान। जब गांधी जी वहाँ पे अहमदाबाद मिल में गए थे तो वहाँ पे गुजरात किसान सभा का अध्यक्ष उन्हें नियुक्त कर दिया गया था, ठीक है। चलिए अब आते हैं 1999 में। यहाँ पे क्या हो रहा था कि 1919 में आपको पता होगा कि वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो 1914 से लेके 1918 तक चलता है, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाता है 1918 में। तो भारत को उसे उम्मीद होती है कि 1919 में जो एक्ट आने वाला है उसमें भारत को कुछ अच्छा मिलेगा, भारत के लिए कुछ अच्छा होगा, लेकिन होता नहीं है। 1919 में एक रॉलेट एक्ट करके आता है। रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट सिडनी रॉलेट करके एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनको ये काम सौंपा गया था कि भारत में जो सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र रचा जा रहा है उसका आप पता लगाइए कि वो किस हद तक पहुंच चुके हैं और किस तरीके से वो हमें जो है वो भारत से खदेड़ना चाहते हैं। इसकी जानकारी जुटाने के लिए एक रॉलेट एक्ट बनाया गया और उन्हें ये काम दिया गया, किन्हें? सिडनी रॉलेट को। तो इन्हीं के नाम पे इस एक्ट का नाम पड़ा था रॉलेट एक्ट। लेकिन ये जो कानून था, ये जो एक्ट था, वो भारतीयों को पसंद नहीं आया और भारतीयों ने इसे काला कानून का संज्ञा दी, काला कानून की संज्ञा दी। इस कानून में ये था कि ना ही क्या था, रॉलेट एक्ट में था कि नो वकील, नो दलील, नो अपील, यानी कि आप कोई वकील नहीं कर सकते हैं, आपकी कोई दलील नहीं सुनेगा और ना ही आप कहीं पे अपील कर सकते हो, ठीक है। तो इस कानून को लेके भारी विरोध का सामना करना पड़ा था अंग्रेज़ों को रॉलेट एक्ट को लेके। अब इसी के चलते जो है वो हर एक राज्य में, हर एक स्टेट में उसमें विरोध प्रदर्शन चल रहे थे। इसी दौरान पंजाब में 2 व्यक्ति थे, सैफुद्दीन कुचलू और डॉक्टर सत्यपाल करके 2 व्यक्ति थे। पंजाब में वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जगह जगह पर धरना प्रदर्शन चल रही थी,
तो उसी दौरान जो है वो एक घटना घट जाती है जो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है। हुआ यह था कि सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक को अरेस्ट कर लिया जाता है आपको 9 अप्रैल को, ठीक है। 9 अप्रैल को इन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। किस लिए? क्योंकि ये धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो लोग हैं, जो पंजाब में, जो हरियाणा के जो लोग हैं, वो और उग्र हो जाते हैं और इनकी मांग थी कि इन्हें जल्द से जल्द छोड़ा जाए। लेकिन सरकार जो थी उस समय की अंग्रेज़ी सरकार, वो इन्हें सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को कहीं बाहर भेजने की तैयारी में थे। तो इस बात का भनक जो है वो लोगों को लग जाता है कि इन्हें कहीं बाहर भेजा जा रहा है। तो इसको देखते हुए लोग जो है वो काफ़ी मात्रा में इकट्ठे होने लगे थे। तो सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया कि कहीं पे भी आप 3 लोग से अधिक नहीं दिखने चाहिए। 3 लोग से अधिक कहीं पे भी आप नहीं दिखने चाहिए, अन्यथा अगर आप 3 लोग से अधिक दिखते हैं, यानी कहीं भीड़ नहीं लगाना है, तो आप जो है वो जो नियम है उसकी अवहेलना करेंगे। तो इसके लिए जिम्मेवारी सौंपी गई थी जनरल डायर को। जनरल डायर आपने सुना होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड से रिलेटेड है। उन्हें ये काम सौंपा गया था कि आप इस चीज़ को देखें। तो बैसाखी का दिन था, डेट याद रखना है आपको। पूछता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल का दिन था वो। 13 अप्रैल के दिन जो है वो जलियांवाला बाग के पास बहुत सारे जो लोग हैं वो इकट्ठा होते हैं। अब ये जो लोग इकट्ठा होते हैं ये सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के लिए नहीं होते हैं, क्योंकि उस दिन बैसाखी का दिन था। 13 अप्रैल के दिन जो था वो बैसाखी का दिन था। तो लोग जो है वो त्यौहार मनाने के लिए वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। लेकिन जो जनरल डायर था उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पे लोग जो है वो सरकार के खिलाफ हैं और वहाँ पे धरना प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए। हालांकि कुछ लोग वहाँ पे ऐसे भी थे जो धरना प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन मैक्सिमम लोग वो बैसाखी सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। और वो एक तरीके का फील्ड था, एक बाग था। तो वहाँ पे जनरल डायर को मालूम चलता है कि लोग इकट्ठा हुए हैं, और जनरल डायर वहाँ पे अपने पूरे सैनिकों के साथ आता है और निहत्थे लोगों के पास, निहत्थे भारतीय लोगों के ऊपर दनादन गोलियां चलाता है जब तक उनकी सारी गोलियां ख़त्म नहीं हो जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि उस कांड में 1000 से ऊपर लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो ये आपको याद रखना है 13 अप्रैल जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो ये जो हत्याकांड हुआ था, तो इसके तुरंत बाद ही रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो उन्हें दी गई थी उसे वो वापस कर देते हैं। तो प्रश्न बनता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किस कांड के बाद नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने इस उपाधि को वापस कर दिया था। अब 1920 में क्या होता है, गांधी जी देखते हैं कि जितनी इधर से समस्याएं आ रही होती है, एक आपका खिलाफत आंदोलन भी उसमें चल रहा होता है जो अली बंधुओं द्वारा स्टार्ट किया गया होता है, और बाद में उन्हें नेतृत्व संभालते हैं महात्मा गांधी जी। तो होता क्या है कि जब वर्ल्ड वार चल रहा था तो तुर्की में जो मुस्लिमों का सर्वोच्च पद होता है खलीफा, उसे वो समाप्त कर देते हैं। तो इसे लेकर जितने भी भारत में मुस्लिम लोग थे उनमें काफ़ी आक्रोश होता है कि हमारे धर्म के साथ वो है छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो इसको लेके भारत में खिलाफत आंदोलन चलाया जाता है, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी करते हैं। शुरुआत किया गया था अली बंधु द्वारा, लेकिन नेतृत्व करते हैं महात्मा गांधी। तो खिलाफत आंदोलन एक हो गया आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये 2 चीज़ें भारतीयों के सीने में खटक रही थी। और तीसरा था पूर्ण स्वराज। तो पूर्ण स्वराज का भी मांग हमने कर रखा था। तो ये 3 चीज़ों को लेके, मुख्य तौर पे 3 चीज़ों को लेके गांधी जी ने महसूस किया कि अब हमें एक बड़े आंदोलन की आवश्यकता है। तो उन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। 1920 से 1922 तक चला, ठीक है। अब इसी दौरान गांधी जी ने भी, उनको भी एक उपाधि दी गई थी। दक्षिण अफ्रीका में जो उन्होंने अपना काम किया था, जनता की जो सेवा की थी, और वहाँ पे जो उन्होंने वर्ल्ड वार 1 में जो पार्टिसिपेट किया था, जो भाग लिया था, उसको देखते हुए गांधी जी को केसरी हिंद की उपाधि दी गई थी। और उस केसरी हिंद की उपाधि को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दिया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। अब हुआ क्या था, मैंने बताया आपको कि असहयोग आंदोलन 3 कारणों के कारण स्टार्ट किया गया था। 3 कारण थे उसके। एक तो था जलियांवाला बाग हत्याकांड, एक था आपका स्वराज की मांग की स्थापना, और खिलाफत आंदोलन, ठीक है। लेकिन आंदोलन सही तरीके से चल ही रहा था कि एक घटना घट जाती है आपका उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा नामक जगह पे। वहाँ पे 5 फरवरी को 1922 की बात है। असहयोग आंदोलन अपने चरम पे था, ठीक है। लोग इसमें काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। लेकिन गांधी जी का शुरू से रहा है कि वो
हिंसा नहीं करते थे, वो अहिंसा के पुजारी थे और वो हिंसा से दूर रहते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में 5 फरवरी 1922 के दिन एक चौरी चौरा नामक जगह पे एक कांड हो जाता है। वहाँ पे होता यह है कि एक पुलिस अफसर और 21 सैनिकों, कुल मिला के 22 पुलिसकर्मियों को एक उनके थाने में बंद करके उसमें आग लगा दी जाती है और 22 पुलिसकर्मियों की वहाँ पे मौत हो जाती है। इस बात का पता गांधी जी को चलता है और वो काफ़ी दुखी होते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि जो असहयोग आंदोलन है वो हिंसात्मक हो रहा है और इस वजह से गांधी जी जो है वो असहयोग आंदोलन को यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्थगित कर देते हैं। ठीक है, मतलब कि गांधी जी रोक देते हैं असहयोग आंदोलन को। तो पूछता है प्रश्न कि असहयोग आंदोलन को किस कांड के बाद रोक दिया गया था। ऑप्शन मिलेगा आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा कांड, और भी दो ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। तो आपको याद रखना है कौन सा, चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड कहाँ पे हुआ था, उत्तर प्रदेश में। और पूछता है इसका डेट भी पूछता है, तो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ठीक है, किसमें 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। गोरखपुर में यह गाँव है आपका उत्तर प्रदेश में। अब 1924 की बात करते हैं। तो 1924 में गांधी जी पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। कहाँ पे, बेलगांव वाला जो अधिवेशन चल रहा होता है कांग्रेस का, जो कि कर्नाटका स्टेट में है, वहाँ पे गांधी जी पहली बार और एकमात्र बार क्या बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं कांग्रेस की। हर एक साल कांग्रेस की हर एक साल अधिवेशन चलती है। तो उसी अधिवेशन में गांधी जी जो 1924वां अधिवेशन था बेलगांव का, वहाँ पे वो कर्नाटक वाले में अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, अब 1930 में गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। अब इसका जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसको स्टार्ट करने के पीछे आपको थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि समझनी पड़ेगी। गांधी जी ने अंग्रेज़ों के सामने कुछ मांगे रखी थी, जिनको कहा गया था कि अगर आप मेरी मांगों को नहीं मानेंगे तो हम जो है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। तो गांधी जी की 11 सूत्री मांगों को अंग्रेज सरकार खारिज कर देती है, जिसके कारण गांधी जी जो है वो 1930 में दांडी यात्रा निकालते हैं। दांडी यात्रा कहाँ से निकलती है, तो दांडी यात्रा गुजरात के साबरमती से दांडी, जो कि गुजरात के में एक जगह का नाम है, वहाँ तक वो यात्रा करते हैं अपने 78 अनुयायियों के साथ। ठीक है, कब स्टार्ट करते हैं वो, 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा की शुरुआत होती है 78 सहयोगियों के साथ और 24 दिन की यात्रा के दौरान 240 किलोमीटर यात्रा करते हैं और 6 अप्रैल को वो दांडी पहुंचते हैं और नमक कानून तोड़ के, यानी कि दांडी यात्रा जो थी वो एक नमक कानून को तोड़ने के लिए किया गया था। ठीक है, कि उनका ये कहना था अंग्रेज़ों का कि जो नमक है वो उस पर अंग्रेज़ों का अधिकार है, भारतीयों का अधिकार नहीं है। लेकिन भारतीयों का कहना था कि ये हमारा भी इस पर अधिकार है। तो उसी कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने ये यात्रा स्टार्ट की थी। और नमक कानून जब 6 अप्रैल को गांधी जी जो है वो दांडी यात्रा करके दांडी पहुंचते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने नमक बना के नमक कानून को तोड़ा और उसी दिन से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न क्या बनता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके बाद स्टार्ट किया गया था, किसके बाद इसकी शुरुआत की गई थी। तो बताना है आपको क्या कि दांडी यात्रा के बाद। ठीक है, दांडी यात्रा आपको स्टार्ट डेट याद रखना है, डेट भी पूछ लिया जाता है 12 मार्च 1930 और ख़त्म कब हुआ था, 6 अप्रैल को। 78 अनुयायियों के साथ उन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन जब 6 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंचते हैं तो उनके साथ लाखों लोग जुड़ चुके होते हैं। और यही एक पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अब इस दौरान एक घटना घटती है, उसको आपको याद रखना है। इस सारी चीज़ों को देखते हुए इरविन, जो उस समय भारत का गवर्नर हुआ करता था, वो काफ़ी परेशान था। तो वो गांधी जी को बुलाता है उनसे कुछ समझौता करने के लिए। तो आपको याद रखना है कि 1931 में गांधी और इरविन के बीच एक संधि होती है। कब होती है, 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन की समझौता होती है और इरविन गांधी जी को कहता है कि आप ये जो कर रहे हो उसको रोक दो। जो भी उनकी बात थी वो समझ सकते हो कि क्या उनसे उम्मीद रखी जा सकती है। यही कह रहे होंगे कि भाई जो है आप जितने तरीके का आंदोलन कर रहे हैं उनको बंद कीजिए। तो ये जो आपको डेट याद रखना है, क्या बातें हुई थी वो याद नहीं रखना है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन संधि हुई थी। अब 1931 के समय ही आपको एक और घटना याद रखना है। याद क्या रखना है आपको कि 1931 यानी कि 1930, 1931 और 1932
3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। गोलमेज सम्मेलन मतलब क्या है कि एक तरीके का टेबल था, टेबल के चारों ओर लोग बैठते थे और उसका एक कह सकते हो कि मीटिंग करते थे, ठीक है, एक सम्मेलन करते थे। तो ये 3 सम्मेलन हुए थे। पहला हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में, तीसरा हुआ था 1932 में। इसमें यह था कि भारतीयों को बुलाया गया था और बोला गया था कि आप अपनी जो समस्याएं उनको रखें, ठीक है। और उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो थे रैमजे मैकडॉनल्ड। तो यही प्रश्न बन जाता है कि गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो रैमजे मैकडॉनल्ड थे। अब टोटल कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। कब कब हुए थे, तो याद रखना है सीक्वेंस में 1930, 1931 और 1932। तो 1930 वाले जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करती है, उसमें कांग्रेस भाग नहीं लेती है। 1931 का जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें कांग्रेस भाग लेती है। किसके नेतृत्व में, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में। ये प्रश्न जो है वो केबीसी में भी पूछा गया था एक बार कि गांधी जी कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था उन्होंने। तो 1931 वाला जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में भाग लिया था और गांधी जी इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजपूताना नामक जहाज़ से जाते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ जाने के बाद गांधी जी की बातों को उतना तवज्जो नहीं दी जाती है और जो गांधी जी बात रखते हैं वहाँ पे उनकी बात को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। और गांधी जी वापस जब भारत में आते हैं तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो इन्होंने रोक दिया था उसका 2.0 यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा हिस्सा वो स्टार्ट करते हैं, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को फिर से शुरू करते हैं। तो इस वजह से जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो 1930 से लेकर 1932 तक चलता है, ठीक है, 2 चरणों में। बी आर अम्बेडकर एकमात्र ऐसे नेता थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने हिस्सा लिया था। याद रखिएगा, तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन में बी आर अम्बेडकर ने हिस्सा लिया था और वो वहाँ पे जो SC ST थे, जो पिछड़ी जाति के लोग थे, उनका नेतृत्व किया था, उनके तरफ से वो वहाँ पे गए थे। एक पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि जब बी आर अम्बेडकर अपनी बात रखने के लिए गोलमेज सम्मेलन, तीनों गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने जब हिस्सा लिया था तो रैमजे मैकडॉनल्ड ने एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र का गठन किया था, पृथक निर्वाचन क्षेत्र का गठन किया था। ये क्या था, ये था कि भाई जैसे कि भारत में मान लो मुस्लिम है, पिछड़ी जाति के लोग हैं, तो अगर पिछड़ी जाति के लोग से कोई कैंडिडेट खड़ा होता है चुनाव में, तो जैसे मुस्लिम खड़ा होता है तो मुस्लिम को केवल मुस्लिम ही वोट करेंगे। तो इस बात को लेके गांधी जी काफ़ी दुखी थे कि जो अंग्रेजी सरकार थी वो फूट डालो और राज करो की नीति अपना रही थी कि भाई जो है हम लोग को आपस में लड़वा देना है, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़वा देना है। तो इस वजह से गांधी जी जो थे वो काफ़ी इससे निराश थे और यहाँ ऐसा कहा जा सकता है कि अम्बेडकर से भी वो काफ़ी नाराज़ चल रहे थे क्योंकि अम्बेडकर ने इसका समर्थन किया था, ठीक है, अम्बेडकर जी ने इसका समर्थन किया था और गांधी जी का ऐसा कहना था कि ये सही नहीं है, ये हमें बांटने की एक साजिश है। और इसी को कम्युनल अवार्ड भी दे दिया जाता है, किसको, सांप्रदायिक अवार्ड दे दिया जाता है बी आर अम्बेडकर को। सांप्रदायिक अवार्ड मतलब कि कम्युनल अवार्ड दे दिया जाता है और एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र का गठन कर दिया जाता है जिसको लेके गांधी जी और अम्बेडकर में ठनाठनी हो जाती है और उन दोनों के बीच एक तरीके का पैक्ट होता है। आपको याद रखना है 1932 में एक पैक्ट होता है, यानी कि एक समझौता होता है। कौन सा, तो उसका नाम है पूना पैक्ट, ठीक है, पूना पैक्ट नाम से जाना जाता है। पूछता है कि पूना पैक्ट किनके बीच हुआ था, तो गांधी और अम्बेडकर के बीच हुआ था, ठीक है, गांधी और अम्बेडकर के बीच हुआ। 1942 में आपका आता है क्रिप्स मिशन, ठीक है। क्रिप्स मिशन क्या होता है कि संविधान बनाने के लिए जो भारत में एक मिशन आता है, इसका काम था कि भाई भारत में जो संविधान कैसे बनेगा उसके लिए था, तो वो 1942 में आता है। लेकिन गांधी जी जब इसको पढ़ते हैं तो उनको वो कहते हैं कि ये जो है वो एक पोस्ट डेटेड चेक है, यानी कि ये भारतीयों को ठगने के लिए, ठीक है, एक तरीके का भारत को लॉलीपॉप दिया जा रहा है। तो गांधी जी इसका पूरा विरोध करते हैं और इसको पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं। तो पूछता है एग्जाम में कि गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था, तो 1942 में क्रिप्स मिशन आया था उसको कहा था। अब 1942 की ही बात है, 8 से 9 अगस्त के बीच भारत में एक
अंतिम कह सकते हो कि एक आंदोलन चला, इसे हम कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। 8 से 9 अगस्त के बीच में ये चला और गांधी जी को इसके अगले दिन ही जेल में डाल दिया जाता है और वो 1944 को उन्हें जेल से रिलीज किया जाता है, यानी कि जेल से उन्हें निकाला जाता है। तब तक उनके बगैर ही ये आंदोलन जो है वो काफ़ी उम्र हो जाता है। हालांकि गांधी जी उसमें जेल में रहते हैं और वो 1944 को जबकि 2 साल बाद 1944 को जेल से बाहर निकलते हैं। उसके बाद 20 जनवरी की बात है। 20 जनवरी के दिन गांधी जी पे यानी कि उनके मृत्यु के 10 दिन पहले उन पे हमला होता है बॉम्ब से। कौन करता है? मदन लाल। मदन लाल नाम का एक व्यक्ति था जो कि गांधी जी पे बॉम्ब से हमला करता है, लेकिन गांधी जी उसमें बच जाते हैं। उनकी सिक्योरिटी वाले आके उन्हें बचा लेते हैं। लेकिन उसके जस्ट 10 दिन बाद यानी कि 30 जनवरी को ही गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने, आप सबको पता होगा, गोलियों से उनकी हत्या कर देता है 30 जनवरी को, जब वो अपनी प्रेयर के लिए, अपनी प्रार्थना के लिए जा रहे होते हैं तब। तो नाथूराम गोडसे का क्या विचार था गांधी जी को लेके, उसको लेके उस पर एक किताब लिखी गई है, मे इट प्लीज़ योर ऑनर। जब वो उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था तो आप इसका पूछ सकते हैं एग्जाम में कि किस पे लिखी गई है, तो आप इसका नाम याद रख सकते हैं। और ये नाथूराम गोडसे पे लिखी गई थी। अम्बाला जेल में नाथूराम गोडसे को रखा गया था और उन्हें 1948 में या 50 में उन्हें फांसी दे दी गई थी। तो नाथूराम गोडसे पहले ऐसे थे भारत में, स्वतंत्र भारत में, जिसको फांसी दी गई थी। उसके अगले दिन ही बड़े बड़े न्यूज़ अखबार में इंडिया टाइम्स हो चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स, जितने भी इंटरनेशनल अखबार न्यूज़पेपर थे, वहाँ पे गांधी जी की इस हत्या के बारे में चर्चा छिड़ी हुई थी। उनका ये कहना था कि जिस व्यक्ति ने पूरा ज़िंदगी हिंदू मुस्लिम को एक करने में कर दिया, उसे ही जो है नाथूराम गोडसे ने इस आधार पे कि हिंदू मुस्लिम को बांट रहे हैं, उन्होंने देश का बंटवारा कर दिया और उनको गोलियों से छलनी कर दी। तो ये तो खैर गांधी जी के बारे में रह गई बात, ये तो खैर बहस की बात है, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है एग्ज़ाम निकालने से। तो देखिए यहाँ पे कुछ मैंने महत्वपूर्ण तथ्य लिख रखे हैं जिससे प्रश्न बनता है काफ़ी कि गांधी जी ने कौन कौन सी किताबें लिखी, गांधी जी को महात्मा किसने कहा, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा। चलिए इसे भी हम देख लेते हैं। तो गांधी जी को महात्मा कहा था सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसको मैंने शायद पहले कहीं बताया था आपको, ठीक है। हाँ देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। तो गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी। तो पूछता है एग्जाम में कई दफ़ा कि महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसने दी थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, आपको याद रखना है। राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। 1900 अर्धनंग फकीर कौन कहता था, ये भी काफ़ी दफ़ा एग्जाम में पूछा जा चुका है कि गांधी जी को अर्धनंग फकीर कौन कहता था, कौन किसने कहा था। तो विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे एक समय पे, उन्होंने गांधी जी को अर्धनंग फकीर कहा था। उनके बाद गांधी जी की कुछ प्रमुख रचनाएं थी, जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स वगैरह, किताब वगैरह। तो देख लीजिए यहाँ पे, एक था यंग इंडिया, उसके बाद नवजीवन, हरिजन, इंडियन ओपिनियन, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये तो काफ़ी दफ़ा एग्जाम पूछ चुका है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। और गांधी जी के 4 पुत्र थे, इसको मैंने यहाँ पे लिखना चाहिए था लेकिन मैं भूल गया, तो मैंने चलो यहाँ पे स्लाइड कर देता हूँ। तो गांधी जी के 4 पुत्र थे, कौन थे? हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। तो ये थे गांधी जी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो आप एक अच्छी सी बुक ले सकते हो। हालांकि ये आपके लिए सफिशिएंट है, इससे बाहर मेरे ख्याल से नहीं लगता है कि कोई एसएससी और ग्रुप डी वगैरह में एग्जाम से पूछ जाएंगे। अगर आप पीएससी लेवल्स की तैयारी कर रहे हो तो आपको और डिटेल में जानना पड़ेगा, गांधी के विचारों को समझना होगा, गांधी जी के विचार के बारे में पढ़ना होगा, उनके जितने भी आंदोलन थे उनसे डिटेल में पढ़ना होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपने कुछ सीखा हो। अगर आपने कुछ सीखा हो, आपको समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लेंगे। और किसी भी तरीके का डाउट हो आपको इससे रिलेटेड, तो कमेंट करके आप हमसे ज़रूर पूछेंगे। धन्यवाद।